बच्चों स्वागत है सरस्वती कोचिंग सेंटर में। +2 फिजिक्स का लेक्चर है बच्चों ये, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट क्लास 12th। तो बच्चों 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर अभी तक जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं वो कूलम्ब्स लॉ तक हम पढ़ चुके हैं। और कूलम्ब्स लॉ के अंदर हमने एक चीज़ यूज की थी, हम लोग यूज कर रहे थे बच्चों के का, जिसको हम लोग बोल रहे थे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, उसकी हम बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। आज उसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक बच्चों ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो सामने लिखा हुआ है। लास्ट टाइम हमने सिर्फ कूलम्ब्स लॉ को डील किया था, सीधा सीधा उसके बारे में पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। आज जो हम बात करें बच्चों वो बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो डील करता है बच्चों वो डील करता है फोर्स के साथ। यानी कि दो चार्ज हैं आपके पास रेस्ट पोजीशन में किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जब वो किसी डिस्टेंस के ऊपर रखे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम लोग बोले थे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, ठीक है ना। तो वो जो उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है बच्चों, वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो लास्ट टाइम हमने जो कूलम्ब्स लॉ में बात की वो हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी। आज हम करेंगे साथ में डायरेक्शन कि जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, डायरेक्शन की साथ में बात करेंगे। तो जब आप डायरेक्शन साथ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बोल देंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसके लिए हम लोग क्या लेके चलेंगे बच्चों, ये फिगर देखे मैंने ड्रॉ कर लिया है। अपन ने देखिए यहाँ पे एक तो ये पॉइंट ए लिया है जिसके ऊपर चार्ज रखा बच्चों Q1। ये सेकंड अपन ने पॉइंट लिया है जिसके ऊपर चार्ज लिया बच्चों Q2। हमने दो चार्ज ले लिए हैं, एक ले लिया है Q1 और एक ले लिया है Q2। ये फर्स्ट ए पोजीशन के ऊपर रखा है, ये बी पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है बच्चों। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया, वाई को यहाँ रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये जो पॉइंट ए है बच्चों जिसके ऊपर चार्ज Q रखा हुआ है, ये इस ओरिजिन से मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे है। ये R1 क्या है बच्चों, ये R1 पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q1 के लिए। और जो ये सेकंड चार्ज है बच्चों Q2, ये रखा हुआ है R2 पोजीशन पे। यानी कि ओरिजिन से जो इसका पोजीशन है बच्चों वो कितना है, R2 है। तो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं हमारे जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि ओरिजिन से वो जो चार्जेस रखे हुए हैं वो कितना डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, R1 क्या है, R1 है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 प्लेस्ड एट पॉइंट ए, ठीक है ना। यानी कि जो आपने Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे रखा है उसका ओरिजिन से जो पोजीशन है, यानी कि ओरिजिन से कितनी दूर है, वो R1 है। R1 पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ओरिजिन आपने लिया उससे कितनी दूर रखा हुआ है। तो इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो R2 है वो है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 प्लेस्ड एट पॉइंट B, ठीक है ना। यानी कि R2 बच्चों क्या है, पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q2 का, और R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है बच्चों किसका, चार्ज Q1 के लिए। अब देखिए अगर आप यहां से देखते हैं बच्चों इस तरीके से, इस ट्रायंगल को देखिए OAB, इस ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, यहां से ये डायरेक्शन अगर मैं लेके चलूं तो यहां से बच्चों इसको मैं लिखूंगा। देखिए ये जो है ये है R12। ये क्या है बच्चों, R12। R12 क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू B। यहां पे लिख रहा हूं देखिए R12, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इसी तरह से अगर हम लोग इस ऑर्डर में लेके चलें बच्चों, यहां से देखिए OB से A की तरफ चलें, तो ये अगर मैं डायरेक्शन लेके चलता हूं बच्चों, ये हमारे पास रहेगा R21 बच्चों, ये रहेगा R21, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। ठीक है ना बच्चों, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको हम ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट में कितना चेंज हुआ है। देखिए अगर हम चार्ज यहाँ पे ए पे रख रहे थे और हमने फिर उसको बी तक लेके जाना है मान लीजिए, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो रहेगा वो ए से बी तक रहेगा, तो उसको हम लिखेंगे R12 की 1 पोजीशन से 2 तक जा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स लेंगे बच्चों तो यहां से R21 बन जाएगा। ठीक है, तो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बी से ए तक का। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये जो वेक्टर्स हमने लिए हैं बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यहां से देखिए ये जो दो चार्ज रखे हुए हैं सेम नेचर के रखे हमने Q1 और Q2, तो ये एक दूसरे के ऊपर बच्चों फोर्स लगाएंगे। फोर्स किस तरह का लगाएंगे, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, या हम दोनों को पॉजिटिव मान के चले हैं, तो इसलिए जो फोर्स लगेगा बच्चों वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स होगा तो देखिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी है मैंने यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा मैंने F12। F12 का मतलब क्या है, F12 देखो बच्चों, ये 1 का मतलब फर्स्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है, 2 का मतलब सेकंड की वजह से जो चार्ज B के ऊपर रखा है, सेकंड Q2 जो रखा है उसकी वजह से Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो F12 है। तो ये है बच्चों अपने पास फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ये जो Q2 बच्चों यहां पे रखा है इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जो लगेगा बच्चों वो हमारा कौन सा बच्चों F12 यानी कि 1 के ऊपर 2 की वजह से, यानी कि फर्स्ट चार्ज के ऊपर सेकंड की वजह से जो लग रहा है। देखिए इसी तरह से हम लिखेंगे बच्चों F21। ये क्या चीज है अपने पास, ये है बच्चों फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि सेकेंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट की वजह से। क्योंकि ये जो फोर्स है बच्चों ये म्यूचुअल फोर्स है, यानी कि जो दो चार्ज रखे हैं आपने वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। मतलब अगर ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने करना क्या है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज के बीच में हमने उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपन ने उसको डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी है। तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखिए अपन सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, यानी कि जो Q1 यानी कि फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है बच्चों सेकंड वाले की वजह से, सबसे पहले उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, ऐसे देखिए F12 यानी कि 1 के ऊपर 2 की वजह से लग रहा है, जो कि इक्वल होगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेते हैं बच्चों हम, यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है। अब बच्चों देखिए यहां से A और B के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितना है बच्चों, हमारे पास R21 है बच्चों। तो इसको हम लिख देंगे सर R21 जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इनटू में क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें डायरेक्शन चाहिए, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो डायरेक्शन है यहाँ पे फोर्स की वो यहाँ से इस तरफ लग रही है। देखो बच्चों आउटवर्ड लग रही है ऐसे, तो हम लोग लिखेंगे B से A के अलोंग लगेगा, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे अलोंग BA, यानी कि B से A की तरफ ऐसे लग रहा है बच्चों बाहर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे जो ये डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे F12 विच इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 होल स्क्वायर इनटू, यहां पे बच्चों यूनिट वेक्टर लेंगे तो जो आप डायरेक्शन ले रहे हैं, देखिए ये वाली जो वैल्यू ले रहे हैं इसी का यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, दैट इज R21 यूनिट वेक्टर। क्योंकि हम अलोंग BA बात करें तो डायरेक्शन BA के साथ रहेगा तो मैग्नीट्यूड भी उसी रहेगा, तो यूनिट वेक्टर भी वही रहेगा बच्चों। तो यहां से R21 लिखेंगे हम लोग। अब जो R21 है बच्चों ये यूनिट वेक्टर है, और आपको मालूम होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है। देखिए
R21 अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल रहा हूं तो आपने ये पढ़ा था कि अगर आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर इटसेल्फ बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। देखिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा अपने पास, सर ये रहेगा R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। देखिए अगर आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस वेक्टर को ऊपर लिखते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिखा जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है इस तरह से, तो जब आप उसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते थे तो आप लिखते थे सर वेक्टर ए ऊपर लिखेंगे और नीचे उसका सर मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। तो उसी ऑर्डर में अगर हम लोग R21 लिखते हैं तो यहां पे लिखा जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम वे में अगर आप लोग वैल्यू निकालेंगे R12 के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए, तो बच्चों वो रहेगा R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। तो देखिए वो वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, क्या रहेगा रिलेशन, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू, देखिए वहां से वैल्यू पुट करेंगे R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा। अब देखिए हम इसको और एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। देखिए यहां पे मैं बात करता हूं बच्चों इन ट्रायंगल OAB। देखिए बच्चों ये है हमारे पास OAB की हम बात कर रहे हैं। अगर हम ट्रायंगल लॉ की बात करें, ट्रायंगल लॉ की बात करें और हम डायरेक्शन ये ले रहे हैं बच्चों यहां से, देखिए O से B A की तरफ, क्योंकि F12 निकाल रहे हैं तो इसके अंदर हमारे ये रिजल्टेंट बन रहा होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चों R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R21 वेक्टर। तो यहां से R21 वेक्टर को हम लिखेंगे बच्चों R1 माइनस R2, ठीक है। ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो R21 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2। यानी कि सिंपली अगर आपको याद रखना तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसका, तो क्या करेंगे आप लोग, जो फाइनल पॉइंट है वहां से इनिशियल को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, यहां से देखिए यहां तक गए हम लोग, यहां से यहां तक गए तो इसका मतलब फाइनल पॉइंट है हमारा और ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसका जो पोजीशन वेक्टर था और इसका जो पोजीशन वेक्टर था तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वो रहेगा बच्चों हमारे पास R1 माइनस R2। तो वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट चेंज हो जाएगा, देखिए F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड होल क्यूब। देखिए 2 पावर ये है 1 ये है तो क्यूब हो जाएगा बच्चों। और यहां से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहां भी पुट करेंगे, देखिए F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर होल क्यूब। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है बच्चों। तो ये है बच्चों फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, ठीक है ना। ये हमने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरह से अगर आप लोग बच्चों वैल्यू निकाल रहे होंगे किसकी, F21 की, देखिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने 1 2 लिया है तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 2 आ रहा है। तो अगर आप 2 और 1 लेंगे तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ से हमने यहां से लिखेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, K Q1 इंटू Q2 इंटू R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब। देखिए बच्चों ये रहेगा हमारे पास सेकंड के ऊपर फर्स्ट की वजह से, ठीक है, फोर्स, और ये है फर्स्ट के ऊपर बच्चों सेकंड की वजह से रिजल्ट रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जो ये रिजल्ट आया बच्चों, यहां से आप देखेंगे कि जो K की वैल्यू है वो सेम है दोनों में,
Q1 Q2 का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो सेम है दोनों में। यहां से हमारे पास जो R12 है और R21 है बच्चों उसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट है। एक की डायरेक्शन हमारी इस साइड में है, एक की डायरेक्शन इस साइड में, बट मैग्नीट्यूड जो है A से B और B से A वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बच्चों मैग्नीट्यूड है F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ F21। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट है दोनों फोर्सेस की। तो आप लिख सकते हैं बच्चों फाइनल रिजल्ट हमारा कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, दैट इज mutual force, means forces on 1 due to 2 is equal to forces on 2 due to 1। ठीक है ना, दोनों सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि वेक्टर की टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, यानी कि फोर्स के साथ साथ उसका जो मैग्नीट्यूड हमने लिया था उसके साथ साथ हमने डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जब आप डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो चीज हमारी बन जाएगी बच्चों वेक्टर फॉर्म में।